हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अंकी एकेडमी में। 24 फरवरी को जितने भी कैंडिडेट्स जो है पेपर देने जा रहे हैं, हिंदी का यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। 24 फरवरी को हिंदी का रामबाण, इसे इम्पोर्टेंट मत नहीं कहिए, रामबाण कह लीजिए इसे। एक तरह का आपके लिए 24 फरवरी को रामबाण साबित होगा आप सभी के लिए ये वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हो तो आपके यूपी बोर्ड में 24 फरवरी को 65 नंबर तो प्लस आ ही जाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। 70 नंबर का आपका जो पेपर रहेगा 65 प्लस नंबर आएंगे। अगर आप इसको 23 फरवरी की रात को भी देख लेते हो तो आपको भी बहुत 24 फरवरी की सुबह पेपर देने जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए सुबह। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पे, उसे इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको बताया जाएगा और यहीं पे बता दिया जाएगा। उसे ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एग्जाम हॉल में जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसी प्रकार का जो पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा। पेपर का कोड ध्यान रखना, यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा हर एक जिले में। हर एक जिले में यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 918 ZD पेपर का कोड याद कर लीजिए। 918 ZD पूर्णांक 70 नंबर का, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 पेज रहने वाले हैं पेपर में। अनुक्रमांक डालना है अपना, रोल नंबर जो भी है आपका, नाम लिखना है आपको। 2025 हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट का जो समय आपको यहाँ पे मिलेगा। निर्देश पढ़ना है। सबसे पहले निर्देश बता देते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहले के जो 15 मिनट हैं आपको वो पेपर पढ़ना है केवल और केवल आपको 15 मिनट में। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि सभी जो है क्वेश्चन आपको करने हैं महत्वपूर्ण। और इस प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है ये पेपर। एक खंड अ होगा, उसमें आपको OMR आंसर शीट, OMR क्वेश्चन होंगे 20, जो 20 आपको OMR आंसर शीट पे आपको फिल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के आगे उसके जो है नंबर लिखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। इसके लिए आपको टीचर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले अब जो महत्वपूर्ण बात है उसे समझ लीजिए। 24 फरवरी को आप हिंदी का यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। आज 20 फरवरी हो गई, 20 फरवरी को एक बहुत बड़ी चीज़ आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ मैं आज। बहुत इसमें पूरा योगदान महत्वपूर्ण आपका रहा है और मेरा भी रहा है बहुत। आप अगर आप इसे कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जो है आप 65 नंबर प्लस तो कर भी आएंगे। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। क्या रहने वाली है चीज, हिंदी का टॉपर्स बैच आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। हिंदी का टॉपर बैच केवल और केवल 10 रुपए का, केवल और केवल 10 रुपए का। एक दिन में आप उसे पढ़ लोगे, केवल एक दिन में उसे पढ़ लेते हो तो आप 23 फरवरी को भी लेते हो इस बैच को, केवल 10 रुपए का। ज़्यादा बड़ी कॉस्ट आपके लिए नहीं रहेगी यहाँ पे। 10 रुपए में आप इसे खरीद सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसे आप लेते हो तो 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा जो यहाँ पे बताया जाएगा। फोन पे कर सकते हो, अगर आप फोन पे चलाते हो फोन पे कर दीजिए, पेटीएम करवा दीजिए किसी से। अगर आप नहीं चलाते हो किसी पेटीएम करवाइए। केवल 10 रुपये, मात्र 10 रुपये आप पेटीएम करा दीजिए। स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9536701689। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे ही आप कॉल व्हाट्सएप करोगे, व्हाट्सएप सीधे सी आप जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे तो सीधा आपको जो है इम्पोर्टेंट्स क्या क्या चीज़ मिलेगी वो समझ लीजिए। महत्वपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं आप सभी को 24 फरवरी, जो आपके एग्जाम में आएगा केवल और केवल वही देखने के लिए मिलेंगी। बाकी फालतू चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगी। बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, गद्यांश मिलेंगे आपको यहाँ पे, पद्यांश भी मिलेंगे, जीवन परिचय भी देखने के लिए मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो उस तरह से डिजाइन करे हुए हैं जैसे आप पढ़ोगे, पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में सीधे याद हो जाएंगे वो। निबंध, पत्र लेखन और संस्कृत भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। मॉडल पेपर भी देखने के लिए मिलेंगे और वायरल बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो वायरल पेपर हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो आज मैं कराने वाला हूँ वो भी मिल जाएगा और जो वायरल पेपर हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। तो इसे जरूर खरीदना है। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि 10 रुपये जाएंगे केवल और केवल, और जिंदगी भर के क्लास 10th में और 10 रुपये का ही, और क्लास 10th में अच्छे नंबर 65 प्लस स्कोर करके आओगे और आप इसे खरीद लेते हो तो इसकी मेरी गारंटी है कि 65 प्लस आप पे जरूर आएंगे अगर आप उसे तैयार कर लेते हो। खरीदना जरूर, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, कॉल या व्हाट्सएप करके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस खंड अ, सबसे पहले खंड अ आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न इस प्रकार यहाँ वहाँ पे रहने वाले हैं आप सभी के लिए। बहुविकल्पीय प्रश्न,
तो यहाँ से इस प्रकार आपके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। OMR आपके क्वेश्चन यहाँ पर ये रहने वाले हैं। OMR क्वेश्चन आपके रहने वाले, OMR सीट मिलेगी आपको, उस सीट पे जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ब्लैंक फिल करनी है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर जल्दी से जल्दी लगा दीजिए। इतने भी अभ्यर्थी सुन रहे हैं, बहुत वायरल पेपर यूपी बोर्ड के लिए आज लेके आए हैं, बहुत ज्यादा वायरल है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा वायरल है। इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर है, डी। दूसरा क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन या फिर महादेवी वर्मा। लगाइए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, कहानी आपने सुनी होगी पंच परमेश्वर, इस कहानी के जो रचयिता हैं, लेखक कौन है? वो हैं मुंशी प्रेमचंद। आपका बिल्कुल राइट आंसर बी, मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के रचयिता हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, कामायनी के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा, एक इसका राइट आंसर। जल्दी से जल्दी लगाइए, कामायनी के लेखक रचयिता कौन है? बिल्कुल इसे आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल 100% आपके पेपर में यही बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 24 फरवरी को सुबह 9 बजे आपको यही पेपर जो है देखने के लिए मिलेगा। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद, बी। खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? यहाँ पर ये आपको पूछा गया है। साकेत महाकाव्य की रचयिता आपको पता होगा कौन है, मैथिली शरण गुप्त, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको तो बच्चा बच्चा बता देगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, केवल और केवल किताब उठाई होगी वो भी बता देगा। गोदान के उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर। इसी प्रकार आपके पेपर में 24 फरवरी को देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के उसके सम्मुख इसके अंक लिखे हुए हैं, ये कौन सी कितने नंबर का रहने वाले हैं। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो। रश्मिरथी काव्य के जो रचयिता कौन है? नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सांकृत्यायन, बिहारी सतसाई। लगाइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। रश्मिरथी काव्य के रचयिता पूछे हैं आपसे, इसके रचयिता कौन है? रश्मिरथी के रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी आपके जरूर आएगी, याद कर लेना। रश्मिरथी आ रही है या फिर कर्ण का आ रहा है, वो आप मुक्ति दूत आ रहा है या फिर कुछ भी जो अपने जिले हैं जनपद के हिसाब से आता है उसे याद जरूर करना है। हम बता देंगे किसको क्या है याद करना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, अजय सिंह, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास। जल्दी से जल्दी बता देते हैं, अब इतना टाइम नहीं है आपके पास, और अगर हम इसे धीरे धीरे बताएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। जल्दी से जल्दी इनको खींचते हैं, समझिए केवल और केवल क्या क्या रहने वाला है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे या फिर राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश भारती। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर बी। 8 सवाल आपके हो चुके हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट, बूंद और समुद्र के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैनेन्द्र कुमार। लगाइए इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे बूंद और समुद्र है, इसको ध्यान से याद कर लेना। बूंद और समुद्र, जो मेन टॉपिक बता दे रहा हूँ उनको जरूर याद करना है। आपके पेपर में 100% आएंगे जिन, बिल्कुल श्योर। 20 के 20 आपको जो है वो याद जरूर करने हैं। इसका राइट आंसर अमृतलाल नागर, यानी कि ए इसका राइट आंसर, बूंद और समुद्र के लेखक। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी कृति है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, बख्शी जी, श्याम सुंदर दास। मेरी तिब्बत यात्रा आपको यहाँ बता दें, इसका राइट आंसर रहने वाला राहुल सांकृत्यायन। अगर आपको यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल दिखे तो 95 श्योर हो जाइएगा। अगर यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल दिखे, कहीं पे जाने की बात हो रही हो
तो उसका राइट आंसर राहुल संकृत्यायन ही रहने वाला है। कहीं पर कोई जा रहा हो तो 95% चांस उसी के हैं। तिब्बत यात्रा की बात हुई है, यात्रा वृतांत जो है कौन है, राहुल सांकृत्यायन। इसका राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, पुन्नालाल बख्शी, सच्चिदानंद वात्स्यनज्ञ, रामधारी सिंह दिनकर या फिर यशपाल। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक पूछे हैं आपसे, कौन है संस्कृति के 4 अध्याय। इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखिए, जो कि निंदनीय का सही विलोम शब्द क्या होगा, लाभदायक, दयनीय, प्रशंसनीय या फिर उपयोगी। निंदनीय शब्द का सही विलोम पूछा है आप सभी से, इसको बता दीजिए। विलोम शब्द यहाँ से पूछा जा चुका है निंदनीय शब्द का, तो निंदनीय शब्द का जो है प्रशंसनीय होगा। इसका ए रहेगा राइट आंसर। जल्दी जल्दी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। जल्दी जल्दी में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर अव्ययी भाव समास यानी कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। जिस भी कैंडिडेट का सी आंसर है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाइए, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। जल्दी जल्दी में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। और घर से बाहर मत जाओ, यह कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आदेशवाचक वाक्य, विनय सूचक वाक्य। इसको तो हर एक अभ्यर्थी बता दिया, घर से बाहर मत जाओ नकारात्मक वाक्य की स्पष्टि यहाँ पे हो रही है कि मना कर रहा है मत जाने के लिए, तो इसका राइट आंसर 17 का नकारात्मक वाक्य यानी कि ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नभ का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश या फिर कमल। लगाइए इसका राइट आंसर। नभ का पर्यायवाची तो हर एक अभ्यर्थी को पता होगा कि जो पर्यायवाची तो आपने याद ही करे होंगे, बचपन से याद करते आ रहे होंगे। तो नभ का पर्यायवाची लगा दीजिए, क्या रहने वाला है यहाँ पे, नभ का पर्यायवाची बिल्कुल आकाश आप सभी का राइट आंसर है। अभिमानी का सही विलोम शब्द क्या होगा, कठोर, सुंदर, नम्र, आलसी। आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे अभिमानी का सही विलोम शब्द क्या है। अभिमानी है तो उसका विपरीत क्या होगा, अभिमानी का विपरीत क्या होगा, नम्र। बिल्कुल राइट आंसर सही है आपका, नम्र। और रामायण किस भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और अरबी। आप सभी को पता होगा कि रामायण किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इससे जो बहुत कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि रामचरितमानस है वो अवधी में है और केवल रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है यहाँ से। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ से आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। 20 सवाल आपके हो गए और 20 क्वेश्चन से आपके 20 नंबर पक्के हो यहाँ से हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है खंड ब। यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है और यहीं से आपको जो अपनी जो कॉपी है उसको रखना है और अपनी पेन लेनी है हाथ में, कॉपी रखना है सामने, नाम जो चीज़ें हैं वो फिलअप करना है कॉपी पे, वर्णात्मक प्रश्न डालना है। सबसे ऊपर इस प्रकार आपको दिख रहा है खंड ब लिखिएगा सबसे ऊपर बीच में खंड ब, नीचे वर्णात्मक प्रश्न अंडरलाइन कर दीजिए। और क्वेश्चन नहीं लिखने हैं आपको, केवल और केवल आंसर ही आंसर आपको वहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही होगा। और निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ से ये रहने वाला है। गद्यांश मिलेगा आपको, उसका जो है आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन मिलेंगे गद्यांश पे आधारित। सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ से और किससे आया है। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैंने आजीवन अपनी झोंपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बना या फिर महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ पर ये है, आपको पता चल गया हो अश्वारोही से कि ये कहाँ से रहने वाला है। तो इसके क्वेश्चंस क्या हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं 3। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी है, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। 6 नंबर यहाँ से आपके पूरे हो जाएंगे और आप इन तीनों को कर देते हो। सबसे पहले देखेंगे अ, जिस प्रकार आप अ लिखा हुआ है अ ही इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है, संदर्भ लिखना है, नीचे अंडरलाइन जो है दिख रही है आपको अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ से संदर्भ क्या है,
किस प्रकार संदर्भ लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। आप इतना लिख सकते हैं, नहीं तो आप केवल इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा कि जो है प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके जो है लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इतना लिख दोगे तो अभी आपका जो काम है यहाँ पे चल जाएगा। और इनके नीचे अंडरलाइन कर देना है आपको, ममता और जयशंकर प्रसाद के नीचे अंडरलाइन करने के साथ इनको ये हो जाएगा कि ये बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है। ठीक है, अब लिखना है क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए, 2 नंबर नीचे से होंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या है वो करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? देखिए नीचे जिस पे अंडरलाइन है, सारों सब पे अंडरलाइन है, तो सबकी जो व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता ने आशारोही को बुलाया, उससे कहा कि उसे व्यक्ति ने मेरे घर का निर्माण कराने का आदेश दिया। एक अधीनस्थ का दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे वैसे भयभीत रहती क्योंकि कहानी में अपनी इस मालूम से बेघर न हो जाऊं कि, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहने बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इसे घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात आज मेरे जीवन का अंत समय जो है निकट आ चुका है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या फिर हवेली बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसकी मुझे चिंता नहीं है। अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है? जो जो लड़की है वो यहाँ से अश्वारोही ममता, जैसा कि कहना है कि ममता अश्वारोही को बुलाकर उससे कहती है कि मेरे पूरे जो है घर का निर्माण होता है, उसके घर के निर्माण करते हैं। तो उसको नहीं सुन लेती है, उस डर से भयभीत रहती है पूरे जीवन भर की, मैं कहीं मेरा घर खुद न जाए, उस डर से डरती रहती है। और फिर आखिर में उसने क्या कहती है कि आप चाहे यहाँ पे महल बनाओ चाहे आप कुछ भी बनाओ, मुझे यहाँ से अब इससे कोई मतलब, मैं इसको छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने चिर विश्राम गृह यानी कि अब अपने मरण गृह में जा रही हूँ। मुझे वहाँ पर अंतकाल तक विश्राम प्राप्त होगा, मुझे तो आपकी तरह वहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ से भी आपके जो 2 नंबर है वो क्लियर हो जाते हैं। अब शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब इसे देखेंगे। शहंशाह शब्द प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्या? गद्यांश शहंशाह, द्वारा सुनिए, शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र अकबर के पिता हुमायूं के लिए, अकबर के पिता हुमायूं मुगल सल्तनत के बाबर का पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयुक्त किया गया, यानी कि हुमायूं के लिए यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है शहंशाह शब्द। तो यहाँ पर ये भी आपके जो है 6 नंबर क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये आता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसे भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आपके लिए चॉइस रहती है या फिर करके, जैसे आप ऊपर देख पाए होंगे, अथवा करके, जिस प्रकार आपको ये एक और देखने के लिए मिलेगा कि आप इसे भी कर सकते हो। आपके पास चॉइस रहती है, 2 मिलते हैं, 2 में से एक करना होता है। ऐसा मत करना कि 2 कर दें, अगर 2 करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे 6। ठीक है, एक ही करना है आपको, जो आता है उसे कर दिए, टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। आज हम इसी निर्मल शुद्ध जल, शीतल जल, अमृत की तलाश में है और हमारी यही अभिलाषा और पर्यटन यही है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और वह अमर तत्व देता रहे जो हमारे जमाने हजारों पेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। लेखक का नाम लिखना है, अगर एक अंश की व्याख्या करनी है, कभी इकबाल की उक्त अपने शब्दों में लिखना है। इसे भी आप कर सकते हो अगर आपको ये आता है तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्या है? निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश आ गया यहाँ पे, किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। आपको भी यहाँ पे ठीक है 6 नंबर यहाँ पे भी मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, 6 नंबर भी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, या अगर आपके पास ये आता है तो ये कर दीजिए। अगर ये आपसे नहीं आता है, अगर ये आप पे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? अगर आप इसे भी कर सकते हैं, यहाँ में जो आपको दिखाई दे रहा है इसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो। ठीक है, इसे ही बता देते हैं। सबसे पहले चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुन गूंगो पुन बोले, रंग सलह श्री सत्यधराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। इसे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की जो व्याख्या करनी है, जो इस पर अंडरलाइन है यानी कि सब पे अंडरलाइन है सबकी व्याख्या करनी है, और प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग भी जो है वहाँ पे लिखना है। तो संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखते पाठ का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ प्रस्तुत पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से
उद्गृत या फिर लिया गया है, इसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप इतना नहीं लिखना चाहते तो एक लिख सकते हैं कि यह पद सूरदास से लिया गया है और इसके रचयिता काव्यखंड से, रचयिता सूरसागर है और सूरसागर नामक पाठ से लिया गया पद शीर्षक से। ठीक है, आप इसे भी लिख दीजिए। अब नीचे संदर्भ आपका हो गया 2 नंबर। यहाँ से व्याख्या किस प्रकार करेंगे? भक्त शिरोमणि सूरदास, देखिए भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना से करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति द्वारा बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज्य छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पे आप इसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी चरण कमल, ऐसे चरण कमल है श्री कृष्ण के जिसकी कृपा हो जाने पर, देखिए लंग है यानी कि गिर यानी कि पर्वत, पंगु यानी कि पैरों से लांग सकता है पर्वत को। लंगड़ा व्यक्ति भी, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और रंग यानी कि दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके राज्य कर सकता है। ऐसे सूरदास जी कहते हैं, ऐसे श्री प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार बंद होते हैं। तो आइए आप इसे बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रसंग, आपके प्रसंग किस प्रकार लिखना है? इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी के श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हैं। आपके यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट पूरे हो जाते हैं। बहुत ही इजी समझाया है आपको, ऐसा कोई दूसरा नहीं समझाएगा। इस प्रकार आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उस बैच को जरूर परचेज कर लेना है, आपका बहुत फायदा होगा। आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। 10 रुपये का रहने वाला, केवल 24 फरवरी को आप, बहुत महत्वपूर्ण ये आपके साबित होगा। आप पे ये नहीं आता है बार बार बंद होती है फाई वाला, तो आप इसे भी कर सकते हैं। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़त श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। वही लिखना है, शीर्षक का नाम, कवि का नाम, पद्यांश लिखना है, गद्य प्रसंग भी लिखना है और रेखांकित अंश की जो है व्याख्या भी यहाँ पे करनी है। हमने पहला बता दिया, इसे यहाँ पे आता है तो इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बात आती है संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब आपको हिंदी अनुवाद करना है, संस्कृत आपको यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार करेंगे यहाँ पे हिंदी अनुवाद वो भी समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं ये कौन से पाठ से दी गई है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, एवं विमल सलित गंगायां कूले अस्ता आयाम घट्टानां विकलाया पंगति धवलायां चंद्रप्रकाया बहुराजते, अगणिता पर्यटका दूरस्थे देशेभ्यो नित्यम् अत्र आयन्ते अस्यां घट्टानां च शोभां विलोक्यम् इम्या बहु प्रसन्ते। आपके पास यही जो है वाराणसी पाठ से दिया गया, आपको वाराणसी पहला ही जो है समझ आ गया होगा कि ये वाराणसी पाठ से यहाँ पे ये लिया गया है। अब इसका संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से लिया गया है। केवल और केवल आपको यही लाइन जो पद्यांश गद्यांश और संदर्भ जो संस्कृत है उनमें आपको एक लाइन कॉमन मिलेगी, प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, फिर जो भी है संस्कृत से गद्यांश से पद्यांश से जो भी वहाँ से पाठ का नाम लिख देना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अनुवाद किस प्रकार करेंगे। वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, प्राचीन नगरी ऊपर आपको दिखाया हुआ, यहाँ स्वच्छ जल की तरंगों से गंगा युक्त किनारे पर स्थित है, गंगायाम कूल यानी कि किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी बहुत सुंदर लगती है, धवल श्वेत चंद्र राज लगती है। ठीक है, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसके घाटों की जो है शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आस्या घाटा यानी कि घाटों की शोभा का बहुत प्रशंसा करते हैं। आपके यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, 2 संदर्भ के और 2 ही यहाँ पे उसके अनुवाद के, 2 संदर्भ 2 अनुवाद के 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट। अगर आपके पास ये नहीं आता है ये किसी तरह तो आप इसे भी कर सकते हैं, अथवा वाले को, यहाँ पर ये अथवा वाला पूरा बताया गया है, इसे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, इसे भी बता देते हैं कौन से पाठ से दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ये जो है संस्कृति देख के समझ चुके होंगे आपकी, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसका वर्णन कर दीजिए, अगर आप आता है तो नहीं वही को बता दीजिए। अब इसके बाद बात आती है, ये तो थे गद्यांश आपको बताए थे, यहाँ पर गद्यांश आपको देखने मिलेंगे, गद ऊपर गद्यांश। ठीक है, ये भी गद्यांश था। अब यहाँ पे आ गई पद्यांश, संस्कृत के पद्यांश।
श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा आप इसे भी कर सकते हो ऊपर वाले को, या फिर इसे भी कर सकते हो। दोनों में से एक करना है, इसे या इसे, कोई भी कर सकते हो। मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूष्य भूषणम कौपिन यत्र कौशियम सकाशी केन मीयते, इसे कर सकते हो। या फिर बंधनम मरणम वापजय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो आप हम इसे बता देते हैं आपसे, बंधनम मरणम वापजय वाले को ऊपर वाले को, और आपको ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाले को और देना, नीचे वाला आता है तो नीचे वाले को हम बता ही देते हैं। देखिए संदर्भ लिखना है आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। आपको पता होगा आपके सिलेबस में वीर वीरेण नामक पाठ है, वहां से लिया गया है। प्रसंग भी लिख देना अगर आपको लिखना आता है, नहीं तो फिर अनुवाद लिख दिए। प्रसंग किस प्रकार है, इसमें सिकंदर और पूर्वराज के संवादों के द्वारा वीरता को प्रकाशित किया गया है। अनुवाद, बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अब में वीर समान रहता है। दोनों स्थितियों में वीर जो है समान रहता है। वीर भाव को वीरता कहते हैं। ये इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आपके यहाँ पे 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं इसका जो है करते हुए, अनुवाद और संदर्भ लिखते हुए। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है निबंध को लेकर। और एक देखिए यहाँ से जो है दो आपको जो है वो याद कर लेने हैं, 2 से 3 याद कर लीजिए। क्या जो है, श्लोक श्लोक याद कर लीजिए। आपके पेपर में श्लोक जो है जरूर आएगा, एक श्लोक आपको लिखना है। इन दोनों को छोड़कर, दो तो अथवा में आते ही आते हैं। और अगर आपने मान लिया दोनों याद करिए और दोनों यहाँ पे आ गए, अगर आप उनमें से लिखते हो तो वो गलत कर दिया जाएगा। आपको 3 याद करने होंगे, क्योंकि अथवा दो याद तो करेंगे तो 2 तो यहाँ पे आ गए, 3 याद करने होंगे आपको। ठीक है, 3 याद करिएगा। और देखिए 3 याद करते हैं तो 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, जो एक बचा हुआ है यहाँ पे उसे आप लिख सकते हैं, तो वहाँ से आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसके बाद देखिए निबंध की बात आती है। स्वदेश प्रेम, मोबाइल फोन से होने वाले दुष्परिणाम, वन महोत्सव, योग शिक्षा आवश्यक और उपयोगिता। तो इनमें से आप जो है आपको अच्छा लगता है उसे लिख दीजिए। अगर आप पे जो आता है 6 नंबर सबसे बड़ा टॉपिक आप पे यही पे रहता है, यही निबंध को लेकर सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि 6 नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। 6 से 7 नंबर में आपके पास ये आता है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं योग शिक्षा आवश्यक और उपयोगिता के बारे में। योग शिक्षा आवश्यक और उपयोगिता के बारे में यहाँ पे बता देते हैं आप सभी को। सबसे पहले करना क्या है, नेक्स्ट पेज ऊपर जो है नया खोलना है, रूपरेखा लिखनी है, प्रस्तावना। रूपरेखा में जो आपको पॉइंट है नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला प्रस्तावना लिखेंगे, योग का अर्थ लिखेंगे, योग की आवश्यकता, योग की उपयोगिता, योग के सामान्य नियम लिखेंगे, योग से लाभ लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम यहाँ पे, प्रस्तावना। प्रत्या सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना किस प्रकार है, प्रस्तावना योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। शरीर को किसी ऐसे आसन या स्थिति में रखना जिससे स्थिरता और सुख का अनुभव हो, योगासन कहलाता है। योगासन शरीर की आंतरिक प्रणाली को गतिशील करता है। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा जो योग आसन यानी कि योग होता क्या है, जो होता है योग होता है योगा। देखिए यहाँ पर प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है, योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन भारतीय प्रणाली है। यानी कि प्राचीन समय से योग है जो चला आ रहा है, हमारे ग्रंथों में भी योग का वर्णन आया है। और यहाँ पर योग करने से सारी बीमारियों के भी जो है उनका निवारण होता है और मन को भी आराम मिलता है यहाँ पे। ठीक है, योग का अर्थ संस्कृति के युग, संस्कृति यज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ संचालित करना, संबंध करना, सम्मिलित करना अथवा जोड़ना है। अर्थ के अनुसार विवेचन किया जाए तो शरीर एवं आत्मा का मिलन ही योग कहलाता है। यह भारत के 6 दर्शनों जिन्हें क्षण दर्शन कहते हैं, एक है अन्य दर्शन, न्याय, वैशिक, सांख्य, वेदांग और मीमांसा, ये 6 हैं। उनमें से एक जो है क्षण दर्शन, वो योग है। इसकी उत्पत्ति भारत में लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में पहले हुई थी। सबसे पहले वह विद्या गुरु शिष्य परंपरा के तहत पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हुए लगभग 200 ईस्वी पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन को नाम सूत्र से नामक ग्रंथ में लिखित रूप से प्रस्तुत किया। इसलिए महर्षि पतंजलि का योग का प्रणेता या योग का पिता कहा जाता है। आज बाबा रामदेव योग नामक इस अचूक विद्या का देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। आपको पता होगा बाबा रामदेव जो हैं अब योग शिक्षा के जो गुरु बन चुके हैं। पहले जो अभी भी गुरु हैं पतंजलि, इनको पिता कहा जाता है, योग का पिता उनको पतंजलि कहता है। इन्होंने लगभग 200 ईस्वी पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी योग के बारे में। और वही जो प्रेरणा, योग की आवश्यकता शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। तो ये जो है नियम चीज है,
ये आपको कर लेने हैं और जो है नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ से आपको योग शिक्षा के बारे में ये चीज़ें हमने आपको बता दी। जैसा हमने आपको बताया एज इट इज़ आपको यही पेपर में देखने के लिए मिलेगा। पेपर कोड दोबारा याद कर लेना 918 ZD। यहाँ पे आपका जो पेपर है वो हमने समाप्त कर दिया है 918 ZD। जरूर याद करके जाना इस कोड को। जो यहाँ पर ये टॉपर्स बैच बताया है हिंदी का, इसे जरूर परचेज करना है आपको। केवल और केवल 10 रुपये का मात्र ये रहने वाला है। फ़ोन पे पेटीएम कर सकते हो। स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, तुरंत ही आपके व्हाट्सएप पर जो है जो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे केवल और केवल 10 रुपये। ठीक है, 24 फरवरी तक जल्दी से जल्दी खरीद लेना है आपको। मेरा तो मानना यही है कि इस वीडियो को देखते ही देखते आप खरीद लें इस बैच को, तो आप बहुत जो है आसानी से जो है गवर्नमेंट सॉरी आसानी से 24 फरवरी को पेपर है आपका, उसमें 65% नंबर अच्छे करके आओगे। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जब भी आपका पेपर होगा हम इसी प्रकार जो है वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और उससे जो है आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, हमारा मोटिव यही है कि आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएँ और आप नाम करें अपने 10th क्लास में। ठीक है, तो विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।